नदी में बहते एक संदूक में एक नवजात बच्ची मिली है। ये मामला गाजीपुर का है, जहां एक नाविक को गंगा नदी में बहते एक लकड़ी का बक्सा मिला। उसने जब इस लकड़ी के बक्से को खोला तो उसमें कपड़ों में लिपटी हुई एक बच्ची मिली। इस बच्ची की खबर जैसे ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक पहुंची तो राज्य सरकार ने इसके पालन पोषण का पूरा जिम्मा उठा लिया। यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी के एक घाट पर बहता हुआ लकड़ी का बक्सा किनारे के पास आकर रुक गया। वहां मौजूद लोगों को बक्से में कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक नाविक ने हिम्मत जुटाकर लकड़ी के बक्से को बाहर निकाला और जैसे ही उसे खोला गया वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी रह गई। बक्से में एक नवजात बच्ची थी जो रो रही थी। ले चलिए भैया, ले चलिए आप। महज 21 दिन की बच्ची गंगा जिस बक्से में मिली उसमें देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई थी। बच्ची देवी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी में लिपटी थी और उसके साथ उसकी कुंडली भी रखी गई थी जिसमें उसका नाम गंगा लिखा था और जन्म की तारीख 25 मई लिखी हुई थी। नाविक उस बच्ची को अपने घर ले गया। हम लोग को ये विचार है कि हम लोग को कोतवाली के सब काम कराकर कचहरी से कराकर उसको हम लोग अपने पास रखेंगे। आखिर बच्चे किसी और का है, आप लोग क्यों पालना चाहते? क्योंकि हम लोग को गंगा जी दे दी है और कोई नहीं दिया है। गंगा जी के पास मिला है। अगर उसको थोड़ी देर नहीं देखे होते तो कुकुर नोच डालता, कोई नोच डालता है। तो हम लोग को गंगा जी ने ही आगाह किया है ना कि हाँ यहाँ बच्ची है। नाविक बच्ची को खुद पालना चाहता था, लेकिन गंगा नदी में बच्ची मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसे सुनकर पुलिस ने बच्ची को कब्जे में ले लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की देखरेख में बच्ची की हालत सुरक्षित बताई गई। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई, और ऐसा ही कुछ गंगा नाम की इस बच्ची के साथ हुआ। क्योंकि जब मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी मिली तो न सिर्फ राज्य सरकार ने इसका पूरा जिम्मा उठा लिया, बल्कि उसको कोई और तरह की तकलीफ ना हो इसके लिए जिलाधिकारी समेत सभी संबंधित विभागों को इसकी मदद के निर्देश दे दिए गए। साथ ही जब अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसे बाल विकास केंद्र भेज दिया जाएगा। बालिका के संपूर्ण जीवन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। अभी वो CWC की देखरेख में है। जिला चिकित्सालय में बालिका का इलाज चल रहा है। हमारे जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी वहां जाकर के देखे हैं। जिस नाविक को बच्ची मिली उसे भी राज्य सरकार नहीं भूली और एक मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए नाविक को सरकार ने मकान और जरूरी सुविधाएं देने का ऐलान किया। देश के कई हिस्सों में अब भी लड़कियों के पैदा होने की खुशियां नहीं मनाई जाती, बल्कि उनसे छुटकारा पाने के तरीके ढूंढे जाते हैं और गंगा के साथ भी कुछ ऐसे ही होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि जिस तरह उसके साथ उसकी कुंडली और भगवान की कुछ तस्वीरें मिली, उन्हें देखकर ये लगता है कि बच्ची को छोड़ने वाला यही चाहता था कि गंगा को जल्द ही अच्छा जीवन मिल जाए। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अचानक सियासी माहौल गर्म हो गया है। बीएसपी के 6 बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर सियासी खलबली मचा दी। बताया जा रहा है कि बीएसपी के बागी 11 विधायकों के कुनबे ने नई पार्टी बनाने का मन बना लिया है। उन्हें सिर्फ एक विधायक की जरूरत है। मतलब साफ है, अखिलेश यादव से मिलने वाले बागी विधायक आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के तालमेल से चुनाव लड़ेंगे। ये खबर आई तो एक दिन पहले से इस हलचल पर नजर रखने वाली बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी पर घृणा, जोड़ तोड़, जातिवादी और संकीर्ण राजनीति करने का आरोप लगाया। मायावती के मुताबिक बीएसपी में टूट का दावा छलावा है, क्योंकि एसपी के संपर्क में आए विधायकों को राज्यसभा चुनाव के वक्त पार्टी से निलंबित किया जा चुका है। मायावती ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने इन विधायकों को लंबे वक्त तक इसलिए अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया क्योंकि इससे उनकी पार्टी में टूट का खतरा था। बीएसपी के अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताया। चूंकि इन हलचलों का संबंध चुनाव की तैयारियों से है, इसलिए मायावती की प्रतिक्रिया सामने आनी ही थी। यूपी में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है, इसलिए हर दल ने सियासी गोटियां बिछाना शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर तो अभी से टिकट की उम्मीद लेकर आने वाले नेताओं और उनके समर्थकों का हुजूम लगने लगा। एक दिन पहले इसी हुजूम को चीरते हुए बीएसपी के 6 बागी विधायक अखिलेश से मिलने पहुंचे। जिन विधायकों की अखिलेश से मुलाकात हुई उनके नाम सामने आ चुके हैं। बागी विधायकों के समूह में सुषमा पटेल, अकरम अली, हाकिम लाल बिन, मुजतबा सिद्दीकी, हरगोविंद भार्गव और मोहम्मद असलम रायनी है। इस वक्त यूपी में बीएसपी के 18 विधायक हैं, जिसमें से 9 को निलंबित कर दिया गया था, 2 को निष्कासित कर दिया गया। इन सब पर आरोप है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का। पहले अटकलें इस बात की थी कि सभी समाजवादी पार्टी में शामिल होगी, लेकिन इनने नया पैंतरा बताते हुए ये साफ कर दिया कि अब वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बाहर निकले विधायकों ने कई चीजें साफ कर दी।
बताया गया कि मोहम्मद असलम रायनी ने इन विधायकों को लामबंद किया। चूंकि बागियों की संख्या फिलहाल 11 है और नया दल बनाने के लिए 12 विधायक होने चाहिए, इसलिए रायनी एक और विधायक के संपर्क में होने का दावा करते दिखे। आज की डेट में अगर किसी पार्टी का मैं सदस्य बन जाता हूं तो नियमानुसार मैं विधायक नहीं रह पाऊंगा, वो लोग फाइल शूट कर देंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग प्रयास में हैं कि हम लोगों की संख्या 12 हो और उसमें हम लोग एक अलग एक दल बनाएं। असलम रायनी ने लालजी वर्मा को अपना नेता बताया और दावा किया कि नई पार्टी का नाम और संविधान सहित सब कुछ वर्मा ही तय करेंगे। रायनी के मुताबिक उन लोगों की शिकायत मायावती से न होकर सतीश चंद्र मिश्रा से है, जो कि वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बदसलूकी करते हैं। बागी विधायकों का जत्था फिलहाल अखिलेश यादव का गुणगान करता नहीं थक रहा। असल में कांग्रेस और बीएसपी से गठबंधन करने के बावजूद हार का मुंह देख चुकी समाजवादी पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति बदल दी। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़े दलों से गठबंधन करने के बजाय छोटे दलों पर डोरे डाल रही है। इसके लिए अखिलेश की नजर ओवैसी, चंद्रशेखर रावण से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक पर है। आप उन्हें छोटा दल कह सकते हैं, लेकिन वो समाजवादी विचारधारा से जिनकी विचारधारा मिलती है, जो गरीब की बात करना चाहते हैं, जो कमजोर की आवाज उठाना चाहते हैं, जो किसानों के लिए लड़ना चाहते हैं, उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करने जा रहे, लेकिन छोटे दलों को लेकर के हम जरूर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जाएंगे। फिलहाल तो यूपी में बीएसपी के बागियों की तरफ सबकी नजर है। हालांकि यूपी विधानसभा के अध्यक्ष का मानना है कि बागी विधायकों के लिए नई पार्टी बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि नया दल बनाने के लिए 2/3 विधायकों के साथ उस दल के पदाधिकारियों का बड़ा हिस्सा भी उनके साथ होना जरूरी है। यानी बागियों को अभी लंबा सफर तय करना पड़ सकता है। हालांकि बीएसपी के इन बागी विधायकों ने यूपी की सियासत में हलचल तेज कर दी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, यूपी की सियासत में आया राम और गया राम की राजनीति तेज हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल 50 कोरोना टेस्ट के लिए हुआ, जबकि एक ही पते पर 500 कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भेजी गई। कोरोना फर्जीवाड़े को लेकर के न्यूज़ 18 इंडिया ऐसी तस्वीर सामने लेकर आई है जो हर किसी को हैरान कर सकती है। जिन 2 एजेंसियों को कोरोना टेस्ट की जिम्मेदारी दी गई थी, उनके पते भी फर्जी निकले। न्यूज़ 18 इंडिया ने उन जगहों पर पहुंचकर देखा कि दिल्ली एनसीआर में ऐसे जो 2 पते हैं, दोनों के दोनों फर्जी हैं। हरिद्वार में लगे कुंभ मेले के दौरान कोरोना रिपोर्ट्स को लेकर जो चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा हुआ है, उसका सबसे हैरान करने वाला सच सामने आ गया है। हरिद्वार में कुंभ में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी थी। आरोप है कि जिस एजेंसी को कोरोना टेस्ट और रिपोर्ट तैयार करने का ठेका मिला था, उससे जुड़ी 2 कंपनियों के दफ्तर फर्जी हैं, एक दिल्ली में और दूसरा नोएडा में। कुंभ में शामिल होने वालों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट तैयार करके उसे सरकारी आंकड़ों और अपने वेबसाइट पर अपलोड करवाने का काम करने वाली एक कंपनी का पता दिल्ली में दर्ज है। साउथ दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में 515 अंसल चेंबर नंबर 2। हरिद्वार में कुंभ के दौरान कोरोना रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी की वेबसाइट पर यही पता दर्ज था, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम को यहाँ उस कंपनी का कोई आदमी मिला ही नहीं, बल्कि यहाँ किसी और कंपनी का दफ्तर है। यहाँ मौजूद कंपनी से पूछा गया तो उन्होंने कोरोना रिपोर्ट तैयार करने वाली उस एजेंसी का कभी नाम ही नहीं सुना था। जिन एजेंसियों को कोरोना टेस्ट का टेंडर दिया गया था, उनके पते भी कथित तौर पर फर्जी निकले। ऐसे एक कंपनी नोएडा में भी थी, लेकिन दिल्ली की तरह नोएडा की कंपनी का पता भी फर्जी था। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर जो एड्रेस दिया है, वो एड्रेस फर्जी पाया गया। यानी कि कोरोना की टेस्ट से लेकर के उसके रिकॉर्ड्स को सरकारी आंकड़ों में दर्ज कराने तक हर स्तर पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम को मालूम हुआ कि हरिद्वार में कुंभ में आने वालों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट तैयार करने वाली एक कंपनी ने अपना पता C206 नोएडा सेक्टर 63 दिया है, लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम यहां पहुंची तो ये पता भी फर्जी निकला। यानी वहां वो कंपनी कभी थी ही नहीं जिसने कुंभ में आने वालों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट तैयार की। यहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री है और यहाँ के लोगों का दावा है कि दूसरी कोई कंपनी उनके पते पर रजिस्टर्ड नहीं है। यानी कुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना रिपोर्ट तैयार करने वाली जिन 2 कंपनियों ने अपना पता दिल्ली और नोएडा बताया है, वो कथित तौर पर गलत है। बड़ा सवाल ये कि क्या इतना महत्वपूर्ण काम किसी भी एजेंसी को सौंपने से पहले उसके एड्रेस को वेरीफाई भी नहीं किया गया? अगर कहीं पर भी कोई गलती हुई है तो स्टेट के सेक्रेटरी हेल्थ है, जिनसे मेरा डिटेल इस विषय में चर्चा भी हुई थी, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 7 से 8 दिन में डिटेल रिपोर्ट आएगी। जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, इंक्लूडिंग क्रिमिनल एक्शन या जो भी एक्शन लिया जाना होगा,
बेस्ट स्टेट के लेवल पर लिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ के दौरान कोरोना के ज्यादा से ज्यादा RT-PCR और एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए कुल 20 प्राइवेट लैब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन अब निजी लैब पर आरोप लग रहा है कि सरकार से ज्यादा पैसा वसूलने के लिए एंटीजन टेस्टों की संख्या में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। वहीं लोगों से ज्यादा पैसे लेकर उन्हें फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट दी गई। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मोबाइल नंबर और पते का गलत इस्तेमाल किया गया। कोरोना टेस्ट के लिए हरिद्वार के एक मोबाइल नंबर का 50 बार इस्तेमाल हुआ। साथ ही हरिद्वार के एक घर के पते पर 500 फर्जी कोरोना रिपोर्ट भेजी गई। कोरोना टेस्ट और रिपोर्ट के लिए तैनात किया गया स्टाफ भी फर्जी था, यानी जिन्होंने कोरोना टेस्ट किए वो लोग तकनीकी तौर पर इस काम से जुड़े ही नहीं थे। एक ही मकान में काफ़ी मात्रा में लोगों का जो है टेस्ट किया है करके बता रहे हैं। इस प्रकार का विभिन्न मुद्दे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट भी जो है थोड़ा ऑड है कि इतना टेस्ट होने का एक ही लैब के माध्यम से होने का संभावनाएं भी ऐसे प्रतीत नहीं होता है। तो ये सारे मुद्दों पर जो है विस्तार से जो है जांच किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार को कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार में करीब 1 लाख फर्जी कोरोना रिपोर्ट तैयार करने का आंकड़ा मिला है। इस हैरान करने वाले मामले की जांच अभी जारी है। कुंभ में कोरोना टेस्ट को लेकर हुए फर्जीवाड़े ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कुंभ में जो लाखों लोग हरिद्वार स्नान करने आए, उन सब की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार से मोटी रकम वसूलने के चक्कर में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाई गई और उसे सरकारी आंकड़ों में दर्ज कराया गया। किसी का जन्मदिन हो तो बधाई संदेशों का तांता लग जाता है, और अगर ये जन्मदिन किसी बड़ी हस्ती का हो फिर तो उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन बंगाल में बीजेपी नेता और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती का ये बर्थडे बिल्कुल अलग रहा, क्योंकि जन्मदिन की सुबह ही कोलकाता पुलिस ने उनसे पूछताछ की। ये पूछताछ विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक विवादास्पद भाषण को लेकर थी। आरोप है कि इस भाषण के एक अंश से बंगाल हिंसा को बढ़ावा मिला है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी के मंच से दिए उस भाषण का वो हिस्सा फिल्मी डायलॉग था, लेकिन रियल लाइफ में ताली बटोरने वाली उन पंक्तियों ने रियल लाइफ में ताली तो जरूर बटोरी, लेकिन आने वाले दिनों के लिए मुसीबत भी छोड़ गई। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा। कभी लेफ्ट में रहे मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस से होते हुए बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हो गए। मार्च महीने के पहले हफ्ते में कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर मिथुन ने बीजेपी का झंडा थामा और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए फिल्मी डायलॉग से हुंकार भरने की कोशिश की। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने कई फिल्मी डायलॉग बोले। उन्होंने कहा कि मैं कोबरा हूँ, कोई हक छीनेगा तो खड़ा हो जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये डायलॉग पुराना हो गया है, अब नया डायलॉग है। मैं पानी का सांप नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ, दंश मारने से काम तमाम हो जाएगा। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा, गोखड़ो आमी। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी जात गोखड़ो, एक छोबोले छोबी। मिथुन के इसी डायलॉग से विवाद छिड़ गया। मिथुन के खिलाफ कोलकाता के मानिकतला थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द कराने के लिए मिथुन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी मिथुन को जांच में सहयोग देने के लिए कहा। मिथुन चक्रवर्ती पर हेट स्पीच का आरोप लगा और दावा किया गया कि इसकी वजह से बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई है। दरअसल मानिकतला थाने में मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ धारा 153A, 504, 505 और 120B के तहत शिकायत की गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें जांच में वर्चुअली शामिल होने के लिए कहा। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने मिथुन से सुबह करीब 10:05 पर पूछताछ शुरू की। ये पूछताछ करीब 45 मिनट चली। मिथुन चक्रवर्ती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की गई। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने कोर्ट में याचिका दायर कर पूरे विवाद पर अपनी तरफ से सफाई दी थी। कोर्ट में दायर याचिका में मिथुन ने कहा था कि 2014 में आई एक फिल्म में उनका ये मशहूर डायलॉग था। उन्होंने केवल लोगों के मनोरंजन के लिए इसे जनसभाओं में कहा, जिसका कोई और मकसद नहीं था। लेकिन कोर्ट ने मिथुन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया और उनसे जांच में सहयोग करने को कहा। बंगाल में कोरोना के कहर को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें पुलिस के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की छूट दी थी। हालांकि बीजेपी कोलकाता पुलिस के रवैये को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि कोलकाता पुलिस ममता सरकार के इशारे पर काम कर रही है और मिथुन पर लगाए गए आरोपों में सच्चाई नहीं है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने मिथुन के भाषण के बाद उनके बयान पर आपत्ति जताई थी और उसे भड़काऊ माना था। बंगाल चुनाव के वक्त मिथुन ने बीजेपी के लिए कई रैलियां की थी।
मिथुन ने कई रोड शो भी किए थे जिसमें जबरदस्त भीड़ दिखी थी। बंगाल में चुनाव भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तल्खी खत्म नहीं हुई है। मिथुन विवाद पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर मिथुन के साथ जो पूछताछ हुई है वो उनके फैंस को नागवार जरूर गुजर सकती है, लेकिन एफआईआर हुई है तो जांच तो होगी ही। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ये कहावत अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानियों पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि वो अमेरिका तो चले गए लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की फितरत अब भी नहीं गई। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कोरोना संकट के समय पाकिस्तान में चैरिटी से जुड़े अमेरिका स्थित कुछ संगठनों ने हिंदुस्तान की मदद के नाम पर लाखों डॉलर इकट्ठा किए, लेकिन ये पैसा हिंदुस्तान भेजने की बजाय उन्होंने पाकिस्तान स्थित चरमपंथी समूहों को भेज दिया। जाहिर है भारत की मदद के नाम पर मिली इस रकम का इस्तेमाल पाकिस्तानी चैरिटी संगठनों ने भारत में आतंकी हमला करवाने, दंगा भड़काने की कोशिशों के लिए किया। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों की इस गंदी हरकत का खुलासा अमेरिका की डिसइंफो लैब ने किया है, जिसे कोरोना घोटाला 2021 नाम दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी पाकिस्तानी ने हेल्प इंडिया ब्रेथ नाम के एक प्रोजेक्ट बनाया और दुनिया भर के लोगों से मदद की अपील की। मदद की अपील करने वाले इस अमेरिकी पाकिस्तानी का नाम है इस्माइल मेहर, जो कि IMANA यानी इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका नाम से एक संगठन चलाता है, जिसका काम मदद की आड़ में भारत के खिलाफ साजिशें रचना है। इस्माइल मेहर की संस्था ने 27 अप्रैल 2021 को हेल्प इंडिया ब्रीथ नाम का एक इंस्टाग्राम कैंपेन चलाया और शुरुआती चंदे का लक्ष्य 1.8 करोड़ रखा। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के मुताबिक इमाना ने भारत की मदद करने के नाम पर बहुत कम वक्त में ही काफी ज्यादा रकम जमा कर ली। जब इस संगठन को लगने लगा कि भारत के नाम पर इसे बड़ी रकम मिल रही है, तो इसने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के मुताबिक इमाना संस्था को भारत की मदद के नाम पर $1 लाख प्रति घंटे की मदद मिल रही थी और रिपोर्ट के मुताबिक इस संस्था ने भारत की मदद करने के नाम पर दुनिया भर से 30 करोड़ से 158 करोड़ रुपए वसूल लिए। अमेरिका की डिसइंफो लैब ने इसे मानवता के इतिहास में पाकिस्तानी संगठन का सबसे बुरा घोटाला बताया, जिसमें पाकिस्तान के संगठन ने हेल्प इंडिया ब्रीथ के नाम पर लाखों डॉलर का चंदा वसूला, जिसे बाद में उसने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को दे दिया। एक तरफ भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था, लोग घर और अस्पतालों में परेशान थे, लोग ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे थे, दुनिया भर के देश भारत की मदद के लिए सामने आ रहे थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी संस्था ने भारत की मदद के नाम पर लाखों डॉलर चंदा वसूल कर चुरा लिया। ऐसा तब हुआ जब इमाना नाम की संस्था का भारत में एक भी ब्रांच नहीं, न ही कोई ऑफिस है और न ही संगठन के एक भी कार्यकर्ता भारत में मौजूद है। लेकिन इस संगठन ने भारत की मदद के नाम पर काफी आक्रामक तरीके से दुनिया भर के लोगों से अपील कर पैसे ठगे और उन्हें आतंकी संगठनों को दे दिया। नेक दिल लोगों को झांसा देने के लिए इस संस्था ने कई संदिग्ध दावे किए। इमाना के चेयरमैन डॉक्टर इस्माइल मेहर ने दावा किया कि उन्होंने 7 मई को $8 लाख अमेरिकी डॉलर के चिकित्सा उपकरण खरीद कर भारत भेजे। इनमें से 1 लाख नेजल कनल्स, 40,000 नन ब्रेथर मास्क, 450 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शामिल थे। लेकिन सच तो ये है कि ये उपकरण कभी भारत पहुंचे ही नहीं। इस संगठन के झूठे दावों की लंबी लिस्ट है। इस्माइल मेहर के मुताबिक उनकी संस्था ने दिल्ली में ऑक्सीजन भेजने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता किया था। इसके अलावा भारत की मदद करने के लिए उसने जमीनी स्तर पर लोगों का संगठन तैयार किया, जो लगातार भारत में लोगों की मदद कर रहा है। इस संस्था ने दावा किया कि उसने जो भारत में संगठन बनाया है उसमें हिंदू और सिख कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इसके साथ ही इस संगठन ने DRDO और भारतीय कृषि मंत्रालय के साथ भी करार होने का झूठा दावा किया था। We have many volunteers, people who are from India, Hindus and Sikhs and whatnot. So we reached out to our membership and some of our strong members who have helped us plan missions before had contacts in India. द डिसइंफो लैब ने कहा है कि इस संस्था ने जितने भी दावे किए थे जांच में वो सब गलत पाए गए। द डिसइंफो लैब ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि इन संगठनों का पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों से करीबी रिश्ता है। ये संगठन